आयुषी नेगी। तो आपको बता दें कि यूएन मुख्यालय फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और यूएनजीए को आज संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। और सीधी लाइव तस्वीरें न्यूयॉर्क से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला फिलहाल पहुंच चुका है और कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का बड़ा संबोधन, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे। और आपको बता दें कि एस जयशंकर विदेश मंत्री भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद यूएनजीए में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और आज सबकी नजरें पीएम के संबोधन पर है। कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन की इसकी शुरुआत होगी और अभी फिलहाल यूएनजीए के मुख्यालय में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की और आप देख सकते हैं कितना उत्साह वहाँ लोगों में है। प्रधानमंत्री के नाम के जयकारे वहाँ पर लोगों के द्वारा लगवाए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। तो अमेरिका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी अहम प्रधानमंत्री के इस दौरे को माना जा रहा है। कल राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उन्होंने मुलाकात की थी और तमाम मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई, बैठक हुई दोनों के बीच में और कई मुद्दों को लेकर माना यह जा रहा है। दोनों के बीच में बातचीत हुई, चाहे भारत अमेरिका में निवेश की बात या की जाए, दोनों के बीच के व्यापारिक संबंधों के बारे में बात की जाए या फिर आतंकवाद, अफगानिस्तान, इन तमाम मुद्दों पर दोनों ही देशों के बीच में बातचीत हुई। और आपको बता दें कि आज माना यह जा रहा है कि यूएनजीए में भी प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा कर सकते हैं, जिसमें अहम आतंकवाद, अफगानिस्तान और कोरोना रह सकता है। तो थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की शुरुआत होगी और फिलहाल यूएनजीए मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। साथ में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं और कुछ ही पलों का अब इंतजार, इसके बाद प्रधानमंत्री के संबोधन की शुरुआत होगी। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर देखिए, भारत में तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह ही है, लेकिन अमेरिका में भी जो तमाम लोग वहां रहते हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनके अंदर भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कल भी हमने देखा कि लोग एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे और आज भी आप देखिए यूएनजीए जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो वहां पर जो लोग हैं वो उनके नाम के जयकारे लगा रहे हैं। तो न्यूयॉर्क से लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें हैं यूएनजीए से। तो थोड़ी देर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और फिलहाल संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अपने संबोधन के लिए फिलहाल वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो संबोधन है पीएम मोदी का, उसकी शुरुआत होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर की, जहां कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री के संबोधन की शुरुआत होगी। तो 76वें सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर आज प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर सकते हैं। सबसे अहम मुद्दा आतंकवाद और अफगानिस्तान, जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, उसे लेकर भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं, अपने संबोधन में इसका जिक्र कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कोरोना पर प्रधानमंत्री कर सकते हैं। कल भी जब राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे थे तो इन तमाम चीज़ों को लेकर दोनों ही महाशक्तियों के बीच में चर्चा हुई और साथ ही ये भी कहा गया कि आगे भी दोनों देशों के बीच संबंध ऐसे ही बने रहें, इसके लिए लगातार दोनों देशों की तरफ से कोशिश की जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा दिन, जिसका काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और तमाम लोगों की जिनकी नज़रें फिलहाल इस संबोधन पर टिकी हुई हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रत्यक्ष तौर पे वहां एक बड़ा और स्टेक
की रोल प्ले करता है भारत, क्वाड की अगर बात करें तब भी और वैसे भी। और अब उस अलाइनमेंट में हम जब चीज़ों को समझते हैं तो इस वक्त पूरी दुनिया, जैसा आप कह रही थी, पूरी दुनिया का हर देश ये सुनना चाहता है कि अफ़गानिस्तान में बदले हालात और अफ़गानिस्तान की जो डेवलपमेंट्स रहीं, फास्ट चेंजिंग डेवलपमेंट्स, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री यहाँ क्या कहने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान को लेकर। थोड़े दिन पहले हमें याद होगा सार्क समिट में जिस तरीके से पाकिस्तान ने पैरवी की थी कि तालिबान के शासन को शामिल किया जाना चाहिए, और इसके बाद नेपाल ने सार्क मीटिंग कैंसिल कर दी, सार्क समिट को कैंसिल कर दिया। वहाँ से भी एक फर्म लाउड एंड क्लियर मैसेज था पाकिस्तान के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। और उसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की उपराष्ट्रपति और तमाम बायलैटरल टॉक्स, जो चाहे वो जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ हों या फिर स्कॉट मॉरिसन के साथ हों, इन तमाम बातचीत में, इन तमाम बायलैटरल डायलॉग्स में एक चीज़ कॉमन थी और वो थी आतंकवाद। एक और चीज़ थी जिस पर चर्चा हुई, पैंडेमिक, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने जिस तरीके से, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ और उसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है अदिति, कि वाइस प्रेसिडेंट ने, प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक बात कही थी और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ने सुओ मोटो से अपनी जो स्टेटमेंट वहाँ उन्होंने दी, जो बातचीत में अपनी बातें कहीं, उसमें पाकिस्तान पर सीधा निशाना था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लॉन्च पैड्स और टेरर फंडिंग, इसको लेके बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को दे दिया था। और ये सब अगर हम पिछले 3 दिन का बदलता हुआ घटनाक्रम देखें, पिछले 3 दिन की प्रधानमंत्री की बायलैटरल मीटिंग्स देखें, पिछले 3 दिन में एक दिन, जिस दिन क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, उस दिन की मीटिंग को देखें, उस दिन उन 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग और उनकी बातचीत को डिकोड करें, तब इसको समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा कि प्रधानमंत्री इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो बात कहने जा रहे हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है और पूरी दुनिया कितने ध्यान से उस बात को सुनने के लिए इस वक्त तैयार है। क्योंकि प्रधानमंत्री क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे लगातार, वो जो एजेंडा जो होता है, जिसमें बातचीत होती है, उसमें चीज़ें तय होती हैं कि किन किन मुद्दों पे बात होगी। लेकिन मैं अभी शुरू में ये भी कह रहा था, बहुत प्रिसाइज रखते हैं अपने भाषण को प्रधानमंत्री, जिन चीज़ों को टच करते हैं उसको बहुत ही क्लियरली समझा के बात करते हैं। उस पर उनका जो व्यू है, उसमें भारत जो सोच रखता है, भारत का जो दृष्टिकोण है, वो बहुत ज़रूरी होता है। Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, may I request protocol to escort His Excellency. I have great pleasure in welcoming His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. I invite him to address the General Assembly. नमस्कार साथियों। Good morning, friends. His Excellency अब्दुल्ला शाहिद जी, His Excellency Mr. Abdullah आपको Shahid. अध्यक्ष पद संभालने की First of all, I would like to हार्दिक बधाई। warmly congratulate you on आपका अध्यक्ष assuming बनना the office of President of the सभी विकासशील UNGA. देशों Your becoming president और is a विशेषकर matter of pride for all developing small countries island developing and states के in लिए particular for small island गौरव की developing बात है। states. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, गत 1.5 वर्ष से for the last 1.5 years, पूरा विश्व the world 100 साल has में been आई सबसे grappling with बड़ी the worst महामारी pandemic का it has सामना seen कर in 100 years. ऐसी भयंकर महामारी में I pay tribute जीवन to गंवाने all वाले those who have lost their lives सभी लोगों in को the deadly corona मैं pandemic, श्रद्धांजलि देता हूं और and परिवारों I के साथ express my condolences संवेदनाएं व्यक्त to करता their families. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, मैं उस देश का I प्रतिनिधित्व कर रहा represent हूं a country जिसे that मदर ऑफ is डेमोक्रेसी का proud to be गौरव known हासिल है। as the mother of democracy. लोकतंत्र की हमारी We have हजारों had वर्षों की a महान great परंपरा रही। tradition of democracy that goes back thousands of इस years. 15 अगस्त को On 15th of भारत ने August this year,
अपनी आजादी के India entered 75वें the साल में प्रवेश 75th किया। year of its independence. हमारी विविधता Our diversity हमारे सशक्त is लोकतंत्र की the पहचान है। identity of our strong एक ऐसा democracy. देश It is a country जिसमें that has दर्जनों भाषाएं dozens हैं, of languages, सैकड़ों बोलियां हैं, hundreds of dialects, अलग अलग रहन सहन different खान पान। lifestyles and cuisines. ये वाइब्रेंट This is डेमोक्रेसी the का best बेहतरीन example of a उदाहरण है। vibrant democracy. ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। The strength of our एक democracy छोटा बच्चा is demonstrated जो by the कभी fact that a little एक boy रेलवे स्टेशन who के at टी one स्टॉल time पर used to help अपने his पिता father की मदद at करता his था, tea stall at the railway आज station is today चौथी बार addressing the भारत के United प्रधानमंत्री के Nations तौर पर General Assembly for the fourth time UNGA को as संबोधित Prime कर रहा Minister है। of India. सबसे लंबे समय तक I will soon गुजरात have का spent 20 मुख्यमंत्री years serving और my फिर countrymen as पिछले head of 7 government. साल से First as the भारत longest के serving प्रधानमंत्री Chief के Minister तौर पर of मुझे Gujarat and then Head of as Government Prime की Minister भूमिका में for the last 7 years. देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और And मैं अपने I अनुभव am से कह saying रहा this to हूं, you from my own Yes. experience. Yes, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। democracy can deliver. यस, Yes, डेमोक्रेसी हैज democracy डिलीवर। has delivered. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, एकात्म मानव दर्शन today के is प्रणेता the birth anniversary पंडित of दीनदयाल Pandit उपाध्याय जी की आज Deen जन्म Dayal जयंती है। Upadhyay, the proponent of Ekatma Manav Darshan. एकात्म मानव दर्शन यानी Ekatma Manav Darshan इंटीग्रल means ह्यूमनिज्म, integral humanism, अर्थात or स्व से the development समष्टि journey तक undertaken विकास और together, विस्तार the की expansion सहयात्रा। from the self to the universe, एक्सपांशन ऑफ द सेल्फ, expansion of the self, मूविंग फ्रॉम moving individual to from the the society, individual to society, द नेशन to the nation, एंड एंटायर and to ह्यूमैनिटी। entire humanity. और ये चिंतन And this philosophy अंत्योदय को is समर्पित है। dedicated to Antyodaya. अंत्योदय को आज की परिभाषा The में modern day where definition no one of is left behind कहा जाता है। Antyodaya is where no one is left इसी भावना behind. के साथ It is with this principle आज in mind that India integrated, today is moving equitable forward on the path of development की राह पर आगे बढ़ integrated, रहा है। equitable development. विकास Our priority is सर्वसमावेशी that हो, development should be all-inclusive, सर्वस्पर्शी हो, all-pervasive, सर्वव्यापी हो, universal, सर्वपोषक and हो। one that nurtures all. यही हमारी प्राथमिकता है। बीते 7 वर्षों में During the last 7 years, भारत में India has 43 brought करोड़ over से ज्यादा लोगों को 430 million people बैंकिंग who व्यवस्था were से जोड़ा previously गया है, unbanked into जो the अब banking तक system. इससे वंचित थे। आज Today, 36 over करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी 360 million people बीमा सुरक्षा who कवच मिला है, earlier could not पहले even imagine इस बारे में this सोच was भी नहीं possible, now have insurance coverage 50 as करोड़ से security ज्यादा लोगों को by giving over 500 मुफ्त इलाज million की people सुविधा देकर the facility of free भारत ने treatment in hospitals. उन्हें क्वालिटी India हेल्थ has सर्विस से given them जोड़ा। access to quality health भारत ने services 3 करोड़ by पक्के घर building बनाकर 30 million बेघर, proper homes. यानी India has made होमलेस परिवारों को homeless families होम ओनर्स बनाया। homeowners. अध्यक्ष महोदय, Mr. President, प्रदूषित पानी polluted water भारत ही नहीं is a very big पूरे problem, विश्व not just for और India, खासकर but for the entire गरीब और world, and विकासशील in देशों particular की for poor and बहुत developing बड़ी countries. समस्या है। भारत में
इस चुनौती से निपटने के लिए In order to address this हम challenge 17 in करोड़ से India, अधिक घरों we तक are carrying out a very big पाइप से campaign to ensure साफ that पानी piped पहुंचाने का clean बहुत water बड़ा अभियान reaches चला रहे हैं। over 170 million विश्व homes. की बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने Reputed institutions of the ये world माना है have कि said किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट, बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और mRNA वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में
टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को ये भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहां स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने
और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मोपोथे, शुभो कर्मोपोथे, धोरो निर्भयोगान, शोभ दुर्बल सौन्योष होक अवसान। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में
संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।